हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड में बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर थर्ड का एक सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी एंड द जेनेटिक्स, जो कि आपके मेनली सेमेस्टर थर्ड में आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है हमारा पैथोलॉजी। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज से हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। यह आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है सेमेस्टर थर्ड में और सेमेस्टर फोर्थ में। आपके सेमेस्टर थर्ड में इसका एग्ज़ाम होता है, वो होता है आपके इंटरनल या कॉलेज बेसिस। और वहीं हम बात करें सेमेस्टर फोर में, तो सेमेस्टर फोर में आपके लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। इसका आपके मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी के बारे में कि पैथोलॉजी क्या है, क्यों है। ठीक, और सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि इस चैनल के अंदर आपको पैथोलॉजी की सभी यूनिट वाइज वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएंगी। और हम वहीं बात करें कि आपको जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो आपके अकॉर्डिंग टू आईएनसी, ठीक है, आईएनसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट का नाम है आपके इंट्रोडक्शन। पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड के बारे में कि सेमेस्टर थर्ड में आपको कौन से यूनिट पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेमेस्टर थर्ड की, तो सेमेस्टर थर्ड के अंदर आपके मेनली 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट में से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट का नाम है हमारे इंट्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। वहीं हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ द पैथोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हम वहीं बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टर्म इन द पैथोलॉजी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक से टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन होती हैं जो हमें पैथोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़नी होती है। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके इसमें, टॉपिक का नाम है सेल इंजरी। क्लियर फ्रेंड्स, क्या देखेंगे हम? सेल इंजरी। तो सेल इंजरी के अंदर हमें क्या देखना होता है कि सेल इंजरी क्या होती है, फिर सेल इंजरी की एटियोलॉजी क्या है, कि ऐसे कौन कौन से कोजेज हैं, ठीक है, कि जिसके वजह से बॉडी के अंदर सेल इंजरी देखने को मिल सकती है। वहीं हम बात करें इसके पैथोजेनेसिस देखेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनेसिस कौन कौन से टाइप का होता है, रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसी के अंदर आपके 2 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? एक तो है नेक्रोसिस और एक है गैंग्रीन। आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये मान के चलें कि अगर आपके पेपर होगा तो पेपर नेक्रोसिस या गैंग्रीन के बिना पेपर होना पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम वही बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे जो होता है सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं सेलुलर अडेप्टेशन की। सेल कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर अपने स्ट्रक्चर को, अपने नंबर को, अपने साइज को, इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वही कंडीशन हमारे कहलाती है सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, किसी सेल से रिलेटेड। और वहीं हम बात करें अडेप्टेशन, यानी किसी नई थिंग्स को क्या कर लेना, अडेप्ट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर भी हमें कुछ टॉपिक देखने हैं। कुछ टॉपिक कैसे होंगे, जैसे कि हमें इसके अंदर एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, एपेप्टोसिस कंडीशन को देखना है। अब हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे रहने वाला है इन्फ्लामेशन। क्या रहने वाला है फ्रेंड्स? इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इन्फ्लामेशन हमें मेनली 2 टाइप का देखना है, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम इसके रिगार्डिंग यही बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे रहने वाला है वुंड हीलिंग के बारे में, कि वुंड क्या होता है, वुंड हीलिंग कैसे होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर ही हम नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया कहीं भी इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं टर्म, तो ये मेनली कैंसर से रिलेटेड देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखनी है नियोप्लेजिया के अंदर? हमें इसके अंदर नोमेनकल्चर देखना है, नॉर्मल एंड कैंसर सेल के बारे में देखना है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में देखना है, कार्सिनोमा इन सिटू,
ट्यूमर का मेटास्टेसिस कैसे कैसे हो सकता है, उसकी जनरल मैकेनिज्म देखनी है, रूट देखने हैं हमें, रूट किस चीज़ के देखने हैं हमें, रूट ऑफ द स्प्रेड एंड द एग्जाम्पल ऑफ द ईच रूट। हमें जो भी कार्सिनोमा की कंडीशन होती है उसके कौन कौन से रूट होते हैं, कहाँ कहाँ वो स्प्रेड हो सकता है, उसके बारे में भी हमें इस यूनिट के अंदर डील करना है। नेक्स्ट हम वही बात करें सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस के बारे में। अब सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस यानी कि जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके अंदर अगर कभी भी किसी भी टाइप से कोई डिस्टर्बेंस अगर होता है, अब ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि ब्लड कहाँ पे रहेगा, हमारे ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स के अंदर यानी कि जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर हमें कभी भी कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है कि या तो इसके अंदर हमें कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कुल मिला के बात यह है, अभी तो हम इतना सा देख लेते हैं कि थ्रोम्बोसिस मतलब कोई क्लोट वगैरह आ गया, कोई एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो गया। अब एम्बोलिज्म फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये चीजें अगर मान लो ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती हैं तो उसके वजह से जो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन होना चाहिए उसके अंदर क्या कर हो जाता है, डिस्टर्बेंस अकर हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस कहलाती है। उसके बाद हमें इस यूनिट के अंदर ही लास्ट टॉपिक देखना है डिस्टर्बेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारी बॉडी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस अगर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमारी बॉडी में एडिमा हो सकता है और उसके साथ साथ एक्यूमुलेशन हो सकता है किस चीज का, ट्रांसुडेट एंड द एक्सुडेट फ्लूइड्स का। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारे इंट्रोडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारे पास यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी। तो इसमें हमें एक बेसिक से टर्म वगैरह देखनी है। टर्म के साथ साथ हम जब इसको आगे देखेंगे तो जैसा कि हमने सिलेबस में देखा है, सिलेबस में हमने क्या देखा है कि हमें इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ देखनी है, डेफिनेशंस देखनी है, सेल इंजरी के बारे में पढ़ना है। इस यूनिट से आपसे दो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे रहने वाले हैं। एक तो सेल इंजरी के बारे में क्या रहने वाला है, एक तो हमारे सेल इंजरी, वहीं हम बात करें सेलुलर अडेप्टेशन। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे टॉपिक को पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। टर्म वगैरह में आपको धीरे धीरे हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट का नाम है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी। हम देखते हैं पहले एग्जैक्टली कि पैथोलॉजी होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, किस चीज के बारे में डील करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द वर्ड पैथोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो पैथोलॉजी वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया है, मेनली ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद इसके अंदर दो टर्म देखने को मिलती है। एक टर्म होती है पैथोस, एक टर्म होती है लोगस, ठीक फ्रेंड्स। क्या टर्म होती है, एक टर्म होती है पैथोस, एक टर्म होती है लोगोस, एक टर्म होती है लोगोस। अब वहीं हम बात करें पैथोस वर्ड। पैथोस वर्ड का मतलब हमें देखने को मिलता है सफरिंग। अब सफरिंग किस चीज की, सफरिंग रिप्रेजेंट सफरिंग और द डिजीज। कोई डिजीज कंडीशन है जिससे कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, वो कंडीशन तो हमारी कहलाती है पैथोस। और वहीं हम बात करें लोगस की, तो लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। किसी भी डिजीज के बारे में, क्लियर, किसी भी डिजीज कंडीशन के बारे में उसकी स्टडी करना, किसी भी डिजीज कंडीशन के बारे में उसकी स्टडी करना ही हमारे क्या कहलाता है, मेनली पैथोलॉजी कहलाता है, क्लियर। और हम देखते हैं पैथोलॉजी के बारे में क्या होता है। पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द डिजीज। पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किस चीज को असेस करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज से रिलेटेड, नेचर एंड कोज ऑफ द डिजीज। किसी भी डिजीज कंडीशन की नेचर क्या होती है, उसके मेनली कोज क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। It explore how illness develop, their mechanism, that structure and functional changes that occur in the body and the effect they have on the individuals
पैथोजेनोसिस एनालिसिस टिश्यू, ऑर्गन, body fluids and cell to understand disease origin, progression and the manifestation। जो भी जब भी हम पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हमें एक्सप्लोर करना होता है कि किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर इलनेस डेवलप होना स्टार्ट हुई। अब इलनेस कैसे डेवलप होना स्टार्ट होगी उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल चेंजेस क्या क्या है। कहाँ पे फंक्शनल चेंजेस देखने को मिले हमें, दैट अकर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में किसी भी इलनेस के वजह से, हमारी बॉडी में किसी भी इलनेस के वजह से किसी भी जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, हमें इम्पेयरमेंट देखने को मिल जाता है। पैथोलॉजिस्ट एनालाइज करता है, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, पैथोलॉजिस्ट एनालाइसिस द टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी फ्लूइड एंड सेल, अंडरस्टैंड द डिजीज ओरिजिन। वो किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी करेंगे, ऑर्गन की स्टडी करेंगे, बॉडी के फ्लूइड की स्टडी करेंगे। अब बॉडी का फ्लूइड सच एज ब्लड हो गया, सीमन हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है, और भी कुछ जूसेस वगैरह हो गए, तो इन सब की जो स्टडी की जाती है वो कौन करता है, पैथोलॉजिस्ट करता है। क्यों करता है, वो आइडेंटिफाई करता है किस चीज को, कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे उसका प्रोग्रेशन हो रहा है और क्या उसके वजह से हमें मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जब भी हम बॉडी के अंदर सेल्स की, टिश्यूज की, ऑर्गन की स्टडी करने के बाद पता लगाते हैं कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन का मतलब है कि वो स्टार्ट कैसे हुई, उसका प्रोग्नोसिस यानी कि उसके वजह से कौन कौन से ऑर्गन क्या हो रहे हैं हमारे अफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम बात करें जब ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गन जब अफेक्ट हो रहे हैं तो उसके वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम अकर हो रहे हैं, ये कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, मेनली पैथोलॉजी कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक सी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड द फंक्शनल चेंजेस इन सेल। हम स्टडी करेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल एंड द फंक्शनल चेंजेस इन सेल, सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर एंड द ऑर्गन के अंदर क्या हो, स्ट्रक्चर में, बायोकेमिकल में या फंक्शन में किसी भी टाइप से कोई चेंजेस अकर हो, डेट लीड टू डेवलप ऑफ अ डिजीज, जिसके वजह से क्या अकर हो जाए कि कोई ना कोई डिजीज, कोई बीमारी अकर हो जाए, किसी बीमारी की उत्पत्ति हो जाए, वही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। क्या हुआ पैथोलॉजी की डेफिनेशन, इट इज द स्टडी, यह स्टडी होती है किस चीज की, स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल एंड द फंक्शनल चेंजेस, किसके अंदर, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर, जिसके वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, क्या चीज, कोई डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाए, वही हमारे क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। दिस फील्ड इज इम्पोर्टेंट इन डायग्नोसिस डिजीज, अंडरस्टैंडिंग देयर अंडरलाइंग मैकेनिज्म इन गाइडिंग ट्रीटमेंट स्टडीज। यह क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस फील्ड इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, यह फील्ड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये डिजीज के डायग्नोसिस यानी कि डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होता है, अंडरस्टैंडिंग देयर अंडरलाइंग मैकेनिज्म, जो भी डिजीज कंडीशन है उसकी क्या मैकेनिज्म है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होता है। द गाइडिंग ट्रीटमेंट स्टडीज, अगर हमें डिजीज का कोज मतलब डिजीज की इटियोलॉजी पता है, ठीक है, अगर हमें डिजीज की इटियोलॉजी पता है या हमें उसके कोजेस के बारे में पता है, कोजेस के वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आ रहे हैं। अगर हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पता है तो हम इसका ट्रीटमेंट इजीली कर पाएंगे। तो यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, मेनली पैथोलॉजी कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म इन द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। वैसे टर्म हम जब भी आगे पढ़ेंगे तो हम और भी बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अगर किसी भी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड स्टार्टिंग में जो कुछ बेसिक से टर्म है वो देख लेते हैं, ताकि इसके वजह से हमें सब्जेक्ट को आगे पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाता है, ज़्यादा कन्वीनियंट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की। अब इंपॉर्टेंट टर्म क्या होती हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारे पास
हिस्टोपैथोलॉजी। क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज को, ठीक है ना, किसी भी डिजीज टिश्यू की क्या कर रहे हैं अपन, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किस चीज को? एबनॉर्मलिटी को। काहे के लिए कर रहे हैं? अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज, यानी कि कभी भी किसी सेल का, टिश्यू का क्या करना, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना ही हमारे क्या कहलाता है, हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। जैसा हम देखते हैं ना एक टर्म को, कि क्या टर्म होती है, एक होती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी करना क्या कहलाता है हमारे, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो वहीं हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि हम टिश्यूज को तो देखेंगे, लेकिन किसके अंडर में देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखेंगे, या किसी माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट बात करें हम बायोप्सी की। अब बायोप्सी का मतलब क्या होता है? टेकिंग अ, क्या कर रहे हैं, टेकिंग अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पीस लेते हैं, किसका, टिश्यू का या फिर सेल का, फ्रॉम द बॉडी। कहाँ से लेते हैं, हमारी बॉडी से। टू चेक फॉर अ प्रॉब्लम ऑन और अंडरस्टैंड अ कंडीशन बेटर। हमने देखा, मान लो कोई वुंड हुआ है, ठीक है ना, वुंड के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यार किसी न किसी टाइप के कोई पस का फॉर्मेशन है ना, या फिर और कोई एबनॉर्मलिटी हमें उस जगह पे देखने को मिल रही है। तो उस एबनॉर्मलिटी को असेस करने के लिए, अभी पर्सन लिविंग है, अब लिविंग पर्सन से हम क्या करेंगे, वहां से या तो टिश्यू सैंपल लेंगे या फिर हम वहां से सेल को लेंगे। उसको लेने के बाद हम उसको अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, वही हमारे क्या कहलाता है, बायोप्सी कहलाता है। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, सब मेडिकल फील्ड वाले बच्चे होते हैं, आपने कभी नाम सुना होगा लीवर बायोप्सी। क्या नाम सुना होगा, लीवर बायोप्सी। ये मेनली कहाँ यूज की जाती है, कौन से ऑर्गन के रिगार्डिंग यूज करेंगे, लीवर के रिगार्डिंग। लीवर में अगर मान लो हमें हिपेटोमीगेली वाली कंडीशन है, यानी कि क्या देखने को मिल रहा है, हमें लीवर का एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसके कोज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, आपके बायोप्सी कराई जाती है। जो किस लिए हेल्पफुल होती है, कि हम क्या कर सकते हैं कि लीवर की सेल या टिश्यू का क्या कर सकते हैं, हम एक सैंपल लेंगे, ठीक है ना, एक यानी कि क्या लेंगे, स्मॉल पीस लेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, वो हमारे क्या कहलाता है, बायोप्सी कहलाता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होती है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या है, द बॉडीज रिएक्शन टू इंजरी, किसी भी इंजरी के रिगार्डिंग, इन्फेक्शन और इरिटेशन, किसी इन्फेक्शन या किसी इरिटेशन के रिगार्डिंग हमारी बॉडी में जब भी हमें क्या देखने को मिले, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड समटाइम लॉस ऑफ द फंक्शन। कई बार होता है ना कि हमारी बॉडी के कहीं पे इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है, शुद्ध हिंदी में हम बात करें, स्वेलिंग मतलब कहीं पे कोई सूजन वगैरह आई हुई है, तो वहाँ कहीं थोड़े टाइम के लिए क्या देखने को मिलता है कि यार वहाँ जिस भी ऑर्गन पे, जैसे मान लो किसी के एंकल जॉइंट के यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो हमें वहाँ क्या देखने को मिलता है कि यार सेंसेशन का भी लॉस हो जाता है, बाकी कुछ टाइम बाद वापस वो रिकवर कंडीशन हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है हमारे, द बॉडी रिएक्शन टू इंजरी, कि हमारी बॉडी की एक रिएक्शन है, किसके रिगार्डिंग है, इंजरी के रिगार्डिंग, इन्फेक्शन के रिगार्डिंग या इरिटेशन के रिगार्डिंग। क्या होता है, जिसमें क्या कैरेक्टर देखने को मिलते हैं हमें, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, और कुछ टाइम के लिए हमें क्या देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ फंक्शनिंग भी देखने को मिल सकती है। ये सब कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, इन्फ्लामेशन कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें नियोप्लाज्म। अब नियोप्लाज्म क्या देखने को मिलता है, अब हम बात करते हैं नियोप्लाज्म की। नियोप्लाज्म क्या होता है हमारे, एन अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल, an unusual growth of cell that can either be not cancerous। कई कंडीशन में क्या हो सकता है, ये नॉन कैंसरस कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए कोई हार्मफुल कंडीशन नहीं होगी, लेकिन किसी किसी चांसेस में या कभी कभार ये कौन सी कंडीशन भी हो सकती है, कैंसरस कंडीशन भी हो सकती है, मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारे नियोप्लाज्म कहलाती है। क्या होता है नियोप्लाज्म, एन अनयूजुअल, टर्म पे ध्यान दीजिए, नियोप्लाज्म का मतलब है एन अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल, जिसकी हमारी बॉडी को नीड ही नहीं है, विदाउट नीड या बिना किसी ओकेशन के जब हमारी सेल क्या करने लग जाए, अनयूजुअल ग्रोथ करने लग जाए, वो कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, नियोप्लाज्म कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस क्या होता है ये देखिए, पहले हम टर्म देखते हैं उसके बाद समझेंगे क्या होता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है द स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट। क्या हुआ, कैंसर वाली कंडीशन का स्प्रेड हो जाना, ठीक है ना, टर्म समझना। मेटास्टेसिस टर्म है आपके, क्या होता है, कैंसर वाली कंडीशन का या स्प्रेड हो जाना, कहाँ से, अपनी ओरिजिनल साइट से, कहाँ पे, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मेटास्टेसिस क्या हुआ कि किसी भी कैंसर वाली कंडीशन का स्प्रेड हो जाना अपनी ओरिजिनल साइट से, कहाँ पे, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी और पार्ट पे एक जगह से दूसरे के कैंसर का चला जाना क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का नाम होता है कि कहीं ना कोई चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं किसमें, हमारी सेल्स में, यानी कि हमारे जेनेटिक मेकअप में, मतलब डीएनए के अंदर हमें कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं। वही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, म्यूटेशन कहलाती है। तो जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। परमानेंट अल्ट्रेशन इन द डीएनए सीक्वेंस, जब भी डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई परमानेंट अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, डेट कैन लीड टू चेंजेस इन सेल बिहेवियर, जिसके वजह से जो सेल का बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, पोटेंशियली कॉजिंग द डिजीज, जिसके वजह से कई बार क्या देखने को मिल सकता है हमें कि किसी न किसी टाइप की कोई नई डिजीज भी अकर हो सकती है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारे जेनेटिक म्यूटेशन कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑटोप्सी। एक टर्म हमने देखी थी बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर तो हमने क्या किया था कि एक स्मॉल पीस या एक स्मॉल टिश्यू का हमने सैंपल लिया था। काहे के लिए लिया था कि हम बॉडी के अंदर जो भी कंडीशन अकर हुई है, जो भी डिजीज कंडीशन है, उसको बेटरली अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे जो सैंपल लिया जाता है वो लिया जाता है एक लिविंग पर्सन से। और वहीं हम बात करें ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी का मतलब क्या है, अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अब टर्म पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अब पोस्टमार्टम का होता है, सबको पता है कि डेथ होने के बाद क्या देखने को मिलता है, हमें पोस्टमार्टम देखने को मिलता है। तो ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ और टू स्टडी डिजीज प्रोसेस। काहे के लिए किया जाता है ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है एक टाइप का, जो क्या किसमें हेल्प करता है, बॉडी डिटरमाइन करने में, कब, कॉज ऑफ द डेथ, डेथ का कोज या डेथ का, मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा ऑटोप्सी करवाई जाती है। और इसके साथ साथ किसी भी डिजीज के का प्रोसेस क्या था, किस वजह से डेथ हुई, क्या कोज रहा, उन सबको भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, ऑटोप्सी की जाती है। इतना सा ध्यान रखिए कि ऑटोप्सी किसके अंदर होती है, डेथ पर्सन के अंदर होती है, और बायोप्सी किसके अंदर होती है, लिविंग पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है जो आपके कई बार एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ एंड प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज, किसी भी डिजीज का प्रोग्रेशन होना या डेवलपमेंट होना, इंक्लूडिंग द मैकेनिज्म बाय विच इट ओरिजिनेट एंड द स्प्रेड। कहाँ से लेके किसी भी डिजीज कंडीशन का ओरिजिनेशन से लेके उसके फैलने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, वही हमारे क्या कहलाता है, जो पूरी मैकेनिज्म होती है वही हमारे क्या कहलाती है, पैथोजेनेसिस कहलाती है। द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज इंक्लूडिंग द मैकेनिज्म बाय विच इट ओरिजिनेट एंड द स्प्रेड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे नर्सिंग फील्ड में, इसके बारे में हम डील करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज डायग्नोसिस। अब पैथोलॉजी हमने देखा कि यार हमारी बॉडी के सेल की, टिश्यू की हम स्टडी कर रहे हैं। अब स्टडी कर रहे हैं तो यानी कि बॉडी के फ्लूइड्स वगैरह भी देख रहे हैं, तो ये किस में हेल्पफुल होता है, डिजीज के डायग्नोसिस करने में। कैसे कि पैथोलॉजी हेल्प इन डायग्नोसिंग डिजीज बाय स्टडिंग टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी फ्लूइड। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज। डिजीज को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब एक्यूरेट करने के रिगार्डिंग क्या किया जाता है, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराए जाते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि पैथोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है कि डिजीज के डायग्नोसिस, यानी किसी भी डिजीज को पता लगाने के लिए हमारे पैथोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम वही बात करें ट्रीटमेंट प्लानिंग की। ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होता है,
अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग की। पैथोलॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड द इसेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या हुआ, जो भी हमने पैथोलॉजिकल टेस्ट करा है वो क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं इसेंशियल इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर डॉक्टर टू प्लान अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज फॉर द पेशेंट। पेशेंट को क्या प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं वो, कि आपको इस थेरेपी को, आपको इस ट्रीटमेंट को यूज करना है। क्योंकि देखो, बिना डायग्नोसिस के, बिना टेस्ट की रिपोर्ट के कोई भी डॉक्टर किसी भी टाइप का कोई एक्यूरेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, एक एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं बना सकता। तो उस डायग्नोसिस को बनाने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, बहुत सारे टाइप के वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट करवाए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के, जो किस में हेल्प करते हैं, हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्रिवेंटिंग मेडिसिन। अब प्रिवेंटिंग मेडिसिन क्या है, पैथोलॉजिकल एनालिसिस एड इन आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर एंड पोटेंशियल डिजीज अलाउिंग फॉर प्रिवेंटिंग मेजर टू बी टेकन। किसी भी टाइप की कोई रिस्क फैक्टर है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग कौन हेल्प करता है, हमारे पैथोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम वही बात करें रिसर्च एडवांसमेंट एनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट एंड द मेडिसिन। हमारे कंट्री में या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में हम बात करें तो रोज नई कोई ना कोई टाइप की कोई रिसर्च को डेवलपमेंट चलता रहता है। तो रिसर्च एडवांसमेंट के रिगार्डिंग भी हमारे पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनेबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट एंड द मेडिसिन, किसी भी नए ट्रीटमेंट को, नई मेडिसिन को एस्टैब्लिश करने के रिगार्डिंग या फिर हमारी कम्युनिटी को यूज़ कराने के रिगार्डिंग पैथोलॉजी हेल्प करती है कि हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें पब्लिक हेल्थ। Pathology play a vital role in monitoring and control the spread of the disease, supporting public health initiatives। क्या देखने को मिला हमें, पैथोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले करती है किसके रिगार्डिंग, कंट्रोल करने में, स्प्रेड करने में, मॉनिटरिंग करने में। किस चीज़ को, डिजीज को मॉनिटर कराने में हेल्प करेगी, कंट्रोल कराने में हेल्प करेगी, स्प्रेड होने से बचाने में हेल्प करेगी। सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ इंटेटिव्स, यानी इंटेटिव्स क्या देखने को मिले हमें, जो भी हमारे पब्लिक हेल्थ वर्कर हैं उनको भी हेल्प प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, डिजीज की जैसे हमने टर्म देखी थी पैथोजेनेसिस में हेल्प करती है, यानी कि किसी भी टाइप की कोई डिजीज है तो डिजीज को आइडेंटिफाई करने, अंडरस्टैंडिंग द डिजीज मैकेनिज्म, डिजीज की मैकेनिज्म को भी हेल्पफुल तरीके से जानने में मदद करती है। पैथोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के पैथोफिजियोलॉजी में हेल्प करेगी, पैथोजेनेसिस में हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में, लीडिंग टू बेटर कॉम्प्रहेंशन एंड द मैनेजमेंट, डिजीज के मैनेजमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर की। पैथोलॉजी असिस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर अलाउिंग फॉर द जेनेटिक काउंसलिंग एंड फैमिली प्लानिंग। और इसके साथ साथ हमारे पैथोलॉजी किस में हेल्प करती है, जेनेटिक डिसऑर्डर को भी आइडेंटिफाई करने में, असिस्ट करने में हेल्प करती है, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग करने में हेल्प कर सकते हैं। वहीं हम नेक्स्ट बात करें कैंसर डिटेक्शन। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन आर क्रिटिकली फॉर डिटेक्टिंग कैंसर सेल। पैथोलॉजी एग्जामिनेशन के थ्रू हम कैंसर सेल को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन के रिगार्डिंग क्या होता है, पैथोलॉजिकल एनालिसिस गाइड सर्जन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, एंश्योर एक्यूरेट रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू एंड मिनिमाइजिंग डैमेज टू द हेल्दी वन। सर्जिकल इंटरवेंशन में कैसे हेल्प करेगी कि पैथोलॉजी हमें हेल्प कराती है, गाइड करती है किसके रिगार्डिंग, कभी कोई सर्जन कोई सर्जरी या कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो उसने जो अफेक्टेड टिश्यूज हैं उन्हीं को रिमूव किया है ना, किसी और हेल्दी टिश्यूज को तो उसने डैमेज नहीं किया है। तो इस सब को गाइड करने में भी कौन हेल्प करता है, हमारे पैथोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करें मेडिकल एजुकेशन की। मेडिकल एजुकेशन में क्या देखने को मिलता है हमें, पैथोलॉजी इज अ फंडामेंटल सब्जेक्ट इन मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद द इसेंशियल नॉलेज अबाउट द डिजीज एंड देयर मैनिफेस्टेशन। यानी कि पैथोलॉजी हमें डिजीज के बारे में हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में, उसके साथ साथ उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उसमें भी हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में, और सिम्टम के बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट सेट करने में भी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का क्या नाम है हमारे, इम्पोर्टेंस, या फिर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, बेसिकली हमने देखा पैथोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशंस देखी, इंपॉर्टेंट टर्म देखी हमने पैथोलॉजी की जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल या बेनिफिशियल होने वाली, इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वहीं हम बात करते हैं, हमने नेक्स्ट देखा हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ द पैथोलॉजी, पैथोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारे नर्सिंग फील्ड में
होती है। तो फ्रेंड्स आगे के जो भी हमारे चैप्टर रहने वाले हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेल इंजरी के बारे में, सेल इंजरी के बारे में। जैसा कि हमने हमारे जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का नाम जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट वाला जो हमारे पॉइंट दे रखा था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी वो कंप्लीट किया। डेफिनेशन ऑफ टर्म इन पैथोलॉजी, कुछ टर्म थी कुछ डेफिनेशंस थी, हमने वो कंप्लीट की। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आने वाला है उसमें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कंप्लीट सेल इंजरी के बारे में कि सेल इंजरी क्या होता है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तक कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम आपके लिए नेक्रोसिस और गैंग्रीन के बारे में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अच्छे से स्टडी करें। आपके जो एकेडमिक एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।